नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम भारतीय इतिहास की उत्कृष्ट कड़ी के अंदर पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य, मुगल काल पढ़ रहे हैं। और मुगल काल के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसे मुगल काल के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुगल काल के प्रमुख शासकों के अंदर हमने जहीरुद्दीन बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में संक्षिप्त बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली थी। और आज हम अकबर के पार्ट 2 के बारे में पढ़ने हैं। और उसके अंदर हम अकबर के द्वारा जो अकबर के दरबार के अंदर जो 9 रत्न थे उनके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही मनसबदारी प्रथा के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही बहुत ही ऐतिहासिक अकबर के जो सैन्य अभियान है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अकबर से संबंधित जो मुगल कालीन जो साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं, मुगल साम्राज्य, इसके अंदर प्रमुख शासकों में अकबर के पार्ट 1 के अंदर हम अकबर की संपूर्ण जीवनी के साथ में दीन ए इलाही धर्म के बारे में और उनके प्रमुख जो 3 विवाह बताए जाते हैं, निकाह बताए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ चुके थे। और इसके साथ ही हमने नागौर दरबार के बारे में पढ़ा और अकबर की प्रमुख नीतियां, सुलह एक कुल नीति हैं, इनके बारे में विस्तृत तौर पर अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर के सैन्य अभियानों के बारे में। अकबर का कौन सा अभियान प्रथम अभियान कहलाता, पहला युद्ध कौन सा कहलाता है, अकबर का कौन सा अंतिम युद्ध कहलाता है, अंतिम युद्ध के तहत किन किन इलाकों को जीता था, अकबर जो है किस विजय अभियान की तरफ या फिर सैन्य अभियान की तरफ सबसे पहले समुद्र का दीदार करता है, आदि सारे बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आते हैं। और अकबर के 9 रत्न जो हैं इनमें से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं अकबर के सैन्य अभियान। अकबर जिनका कार्यकाल ऑलरेडी हम देख चुके 1556 ईस्वी से लगाकर 1605 ईस्वी, और आज हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं अकबर के सैन्य अभियान। अकबर के सैन्य अभियानों के बारे में हम पढ़ रहे हैं सैन्य अभियान। तो अकबर के सैन्य अभियानों के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने पानीपत द्वितीय युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया था, जो हेमू और बैराम खां की नेतृत्व वाली सेना के मध्य लड़ा गया था और अकबर की ये पहली जीत बताई जाती है। सैन्य अभियानों की बात करें तो अकबर का पहला जो सैन्य अभियान बताया जाता है वो बताया जाता है मालवा अभियान। मालवा सैन्य अभियान के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मालवा सैन्य अभियान अकबर की सेना ने कब किया था, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो समय बताया जाता है आपके 29 मार्च 1561 ईस्वी। 29 मार्च 1561 ईस्वी के अंदर मालवा का अभियान किया गया था। और मालवा जो है इसकी राजधानी बताई जाती है सारंगपुर पर आक्रमण किया गया था। सारंगपुर पर आक्रमण किया गया था। अब मालवा जो है इसका जो शासक हमें देखने को मिलता है साथियों, इसे बाज बहादुर के नाम से जाना जाता है, बाज बहादुर। और अगर इसकी प्रेमिका का वर्णन भी आपसे पूछ लिया जाए तो नाम बताया जाता है रूपमती। अब यहाँ आते आते अनेक मतों के अनुसार इतिहासकार अपना मत देते हैं। सुनिए आप, कई इतिहासकार बताते हैं कि मालवा अभियान के तहत बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगर बात करें अकबर के दरबार के अंदर प्रमुख रूप से जो गायक कलाकार बताए जाते हैं, गायन के क्षेत्र में जो प्रमुख विद्वान बताए जाते हैं, इनमें से एक बाज बहादुर भी बताया जाता है, तानसेन भी बताया जाता है। और इसके अलावा यानी अकबर के दरबार के अंदर जो प्रमुख रूप से जो गायक कलाकार बताए जाते हैं, इनके अंदर बाज बहादुर हैं, बाज बहादुर के साथ में तानसेन बताया जाता है। और जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की है तो अकबर के दरबार का गायन या फिर गायक, प्रमुख रूप से गायक विद्वान कैसे बना है बाज बहादुर। लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि मालवा अभियान के तहत 1561 ईस्वी के अंदर जब मुगल सेना ने मालवा के ऊपर अटैक किया, स्पेशली सारंगपुर के ऊपर, तो
बाज बहादुर अपने सेना नायकों के साथ में लड़ता हुआ काम आ गया और रानी रूपमती ने मुट्ठी भर के कांच के टुकड़े, यार कई सारे इतिहासकार बताते हैं, हीरे खाकर जौहर कर लिया है। हीरे खाकर जौहर करने वाली जो रानी बताई जाती है रूपमती बताई जाती है, क्योंकि बाज बहादुर इज ए कंपोजर, बहुत ही बढ़िया प्रकार का एक संगीतकार और नृत्यांगना के रूप में प्रसिद्ध बताई जाती हैं आपके रूपमती, नृत्यांगना बताई जाती है रूपमती। इन दोनों की प्रेम कहानी के भी बहुत बढ़िया दृश्य देखने को मिलते हैं। बाज बहादुर की दूसरी पत्नी के रूप में जानी जाती है रूपमती। तो पहला अभियान हमने सविस्तार पढ़ लिया साथियों। हम बात कर लेते हैं दूसरे अभियान के बारे में। तो अकबर की सेना का जो दूसरा सैन्य अभियान हुआ था उसे चुनार अभियान के नाम से जाना जाता है। चुनार अभियान। अब चुनार अभियान जो है ये कब किया गया था अकबर की सैन्य बल के द्वारा? तो यह अभियान किया गया था 1561 ईस्वी के अंदर, और इस अभियान का जो नेतृत्व करने वाला बताया जाता है वह आसफ खां बताया जाता है। अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला आसफ खां बताया जाता है। तो चुनार अभियान के बारे में हमने जानकारी ले ली है। बात कर लेते तीसरे सैन्य अभियान के बारे में। तो अकबर का तीसरा सैन्य अभियान, जो वैसे अकबर के दरबार के अंदर एक और प्रसिद्ध गायक कलाकार बताया जाता है, उसे बेजू बावरा भी कहा जाता है। हम जब नवरत्नों की बात करेंगे, नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे तो तानसेन की प्रमुख रूप से जो संगीत कला है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो तीसरा जो अभियान देखने को मिलता है अकबर का सैन्य अभियान, उसे गोंडवाना अभियान के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना अभियान। अब गोंडवाना जो अभियान है यह कब हुआ था और यहाँ पर वीरता दिखाने वाले जननायक कौन कौन से बताए जाते हैं, इनके बारे में भी सवाल कई बार निकल कर सामने आता है। तो गोंडवाना का अभियान जो है अकबर की सेना ने 1564 ईस्वी के अंदर किया था, और इसके अंदर जो वीरता दिखाने वाले जो वीर पुरुष बताए जाते हैं, वीर पुरुष जो बताया जाता है उसका नाम वीर नारायण बताया जाता है। और यहाँ पर वीर नारायण की जो संरक्षिका बताई जाती है, संरक्षिका का नाम बताया जाता है दुर्गावती। दुर्गावती ने अपना बलिदान दिया था। क्या दिया था? बलिदान दिया था। तो संरक्षिका का नाम जो देखने को मिलता है दुर्गावती बताया जाता है। नंबर 4, चौथा जो इंपॉर्टेंट अभियान हमें देखने को मिलता है अकबर की सेना का, उस अभियान को जो चतुर्थ अभियान बताया जाता है इसे राजपूताना अभियान के नाम से जाना जाता। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताया जा रहा है, आपके सामने सम्मुख रखा जा रहा है कि अकबर की सेना ने राजपूताना का जो अभियान है ये कब से कब तक किया था? तो सुनिए आप, 1562 ईस्वी से लगाकर अकबर का राजपूताना अभियान 1562 ईस्वी से लगाकर 1570 ईस्वी, 1562 ईस्वी से लगाकर 1570 ईस्वी के दरमियान राजपूताना अभियान किया गया था। अब राजपूताना अभियान के तहत सर्वप्रथम जो अभियान छेड़ा जाता है वह छेड़ा जाता है आपके आमेर अभियान, आमेर का सैन्य अभियान। आमेर की ओर सेना कूच करती है मुगल शासक अकबर की, और यह समय बताया जाता है 1562 ईस्वी। और आमेर का जो कच्चावा शासक बताया जाता है भारमल। भारमल ने अकबर की क्या कर ली है साथियों? अधीनता। मैं शॉर्ट रूप में आपके सामने रख लेता हूं कि भारमल ने आमेर अभियान के तहत अकबर की क्या की है? अधीनता स्वीकार की, और अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह किसके साथ में करवाया? अकबर के साथ में करवाया। नंबर 2, दूसरा जो राजपूताना अभियान स्पष्ट रूप से सामने आता है, देखने को मिलता है, उसे मेड़ता अभियान के नाम से जाना जाता है। मेड़ता का जो सैन्य अभियान हुआ था यह भी 1562 ईस्वी के अंदर, और यहाँ का जो शासक हमें देखने को मिलता है साथियों, तो उसका नाम बताया जाता है जयमल। क्या नाम? जयमल शासक बताया जाता है मेड़ता। मेड़ता जो है यहाँ पर जो मेड़ता को
सबसे पहले मेड़ता को स्थापना करने वाला जो बताया जाता है वो नागभट्ट प्रथम बताया जाता है। मेड़ता जिसका प्राचीन नाम मीड़ता, मेडुतक और मेदांतक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर शेरशाह सूरी के द्वारा भी दुर्ग बनवाया गया था और यहाँ पर जो महल जो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है मेड़तिया राठौड़ वंशीय शासकों का, उसे दूधा महल के नाम से बताया जाता है, जो राव दूधा जी के समय निर्माण किया गया था। तो राजपूताना अभियान के अंदर मेड़ता का अभियान हमने पढ़ लिया है। नंबर 3, तीसरा जो राजपूताना का जो अभियान जो जिस क्षेत्र को जीतने के लिए अकबर की सेना ने कूच किया है वो बताया जाता है मेवाड़ का अभियान। मेवाड़ का अभियान, मेवाड़ को जीतना अकबर के लिए एक स्वप्न जैसा बताया जाता है। अकबर अपने ग्रंथों के अंदर, अकबर की जीवनी के अंदर बताया जाता है कि अकबर का चित्तौड़ या फिर मेवाड़ को जीतने का एक स्वप्न जैसा बताया जाता है। अकबर के द्वारा बताया जाता है कि भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, अनवड़ भूख अनोखड़ी मरसिया मिटे चित्तौड़। चित्तौड़ को पाना अकबर का एक क्या बताया जाता है, स्वप्न बताया जाता है। और ये अभियान हुआ था 1568 ईस्वी के अंदर। इसकी थोड़ी सी डिटेल से हम बात कर लेते हैं। जब ये अभियान हुआ था तो यहाँ का जो शासक हमें देखने को मिलता है, शासक का नाम बताया जाता है उदय सिंह। अब उदय सिंह को जो सेना अध्यक्ष जो है समझा बुझा कर इसे यहाँ से गोगुंदा के तरफ भेज दिया जाता है, जो उदय सिंह की नई राजधानी बताई जाती है। जब उदय सिंह यहाँ से कूच करके जंगलों के तरफ चले जाते हैं तो पीछे किले की रक्षा का भार जो है ये जयमल और पत्ता सिसोदिया के ऊपर आ पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अकबर के 1568 ईस्वी जो मेवाड़ का अभियान चित्तौड़गढ़ के ऊपर अटैक हुआ था, इसमें केसरिया करने वाले बताए जाते हैं जयमल पत्ता सिसोदिया। जयमल व पत्ता सिसोदिया, जयमल पत्ता सिसोदिया ने इस युद्ध के अंदर केसरिया किया था, अपने प्राणों का बलिदान किया था। साथ ही अगर साथियों पूछ लिया जाए जौहर का, तो जौहर करने वाली जो वीरांगना बताई जाती है उसे फूल कंवर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फूल कंवर के नाम से जाना जाता है। उदय सिंह वही है जिनके बारे में मेवाड़ अंचल की एक बिटिया नेहा वैष्णव ने बहुत ही प्रसिद्ध एक गीत गाया है कि अरर पन्ना काली वा अंधियारी रे माजल राते ने छोटो सो उदियो हाथे चित्तौड़ दुर्ग सू चाल पड़ी। ये वीरांगना की बहुत ही प्रसिद्ध गायन रचनाएं देखने को मिलती है कि उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था। तो मेवाड़ अभियान के बारे में हमने पढ़ लिया। इन दोनों की देशभक्ति से इंस्पायर होकर अकबर ने इन दोनों की गजारूढ़ प्रतिमा है जो आपके आगरा के किले के दोनों तरफ, आगरा के किले के दोनों तरफ, द्वार के दोनों तरफ सुसज्जित करवाई थी जयमल और पत्ता सिसोदिया की। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो अभियान देखने को मिलता है अकबर का राजपूताना स्पेशली अभियान के अंदर, चौथा अभियान देखने को मिलता है यह हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है साथियों, जो 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। इसकी हम चर्चा सविस्तार करने वाले, क्योंकि इस युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर महाराणा प्रताप से संबंधित भी जानकारी लेंगे और महाराणा प्रताप से संबंधित जो ऐतिहासिक रचना लिखने वाले कन्हैयालाल जी सेठिया ने अरे घास की रोटी, बहुत ही सुंदर शब्दों के अंदर इस रचना को लिखा है और इतिहासकार बड़े चाव के साथ में इनकी रचना गाते हैं महाराणा प्रताप की कि अरे घास की रोटी जदबन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो शो अमरियो चीक पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो, मेवा डरी आन बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बेरिया रो खून बहावन ने। अरे घास की रोटी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूं जब देशभक्तों के बारे में कोई ऐतिहासिक चैप्टर पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का जो प्रमुख सैन्य अभियान है, इसके बाद में अकबर का राजपूताना स्पेशली अकला जो अभियान हमें देखने को मिलता है साथियों, वो है आपके रणथंबोर का अभियान। रणथंबोर का
अभियान। रणथंभौर का जो अभियान है ये किस समय किया गया था अकबर के द्वारा? तो 1569 ईस्वी। 1569 ईस्वी के अंदर अकबर की सेना ने रणथंभौर का अभियान किया गया था। और यहाँ पर जो शासक देखने को मिलता है जिसने अकबर की सेना के साथ में लोहा लिया, उसका नाम सुरजनराव हाड़ा बताया जाता है। सुरजन हाड़ा यहाँ वीर पुरुष का नाम हमें देखने को मिलता है इस अभियान के तहत। आगे बढ़ते हैं। राजपूताना स्पेशली अकबर की जो सेना का अभियान है वो छठा अभियान जो है वो किस रूप में देखने को मिलता है? वो है आपके कालिंजर विजय। क्या नाम? कालिंजर विजय का जो अभियान है यह देखने को मिलता है। कब हुआ था? 1569 ईस्वी के अंदर कालिंजर अभियान। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, सातवां जो अकबर का अभियान देखने को मिलता है राजपूताना के ऊपर, उसे मारवाड़ अभियान के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का अभियान, चूंकि मारवाड़ के ऊपर जिन शासकों का शासन था उसे राठौड़ वंश के नाम से जाना जाता है। राठौड़ वंश की बात करें साथियों तो राठौड़ वंश में से जिस शासक का तत्कालीन शासन बताया जाता है उसका नाम देखने को मिलता है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन जो आपके मालदेव के पुत्र बताए जाते हैं, इनके भाई का नाम राम बताया जाता है। अकबर के द्वारा जो ये अभियान किया गया था ये 1570 ईस्वी के अंदर बताया जाता है। चूंकि इस अभियान के तहत अकबर को निराशा हाथ लगी, भले ही रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता से मुकरते हुए दर दर की ठोकरें खाना मंजूर कर लिया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। अब मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी चूंकि ये सवाल कई बार पूछा गया है कि रावचंद्र सेन के समकालीन मारवाड़ के अंदर जो मुद्रा प्रचलित बताई जाती है उसे गदिया और फदिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गदिया और फदिया के नाम से जाना जाता है। इसे मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहते हैं और इसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित न होकर अकबर की अधीनता को नकार दिया था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, आठवां जो अभियान हमें देखने को मिलता है अकबर के स्पेशली राजपूताना अभियान के अंदर, उसे जैसलमेर अभियान के नाम से जाना जाता है। और जैसलमेर का जो अभियान है साथियों, यह अभियान हुआ था 1570 ईस्वी के अंदर। और इस अभियान के दौरान अकबर का यहाँ पर एक निकाह का भी वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा ऐतिहासिक जानकारी यहाँ पर पढ़ने को मिलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, नौवां जो अभियान देखने को मिलता है स्पेशली राजपूताना के लिए अकबर की सेना का, उसे बीकानेर के नाम से जाना जाता है। बीकानेर अभियान। अब बीकानेर के ऊपर अभियान जो देखने को मिलता है, इस अभियान के तहत यहाँ का जो शासक देखने को मिलता है साथियों, शासक का नाम कल्याणमल यहाँ का शासक देखने को मिलता है। चूंकि मुगलों की अधीनता यहाँ पर स्वीकार कर ली गई, कल्याणमल के पुत्र का नाम देखने को मिलता है राय सिंहा। तो साथियों हमने अकबर के राजपूताना स्पेशली अभियानों के बारे में हमने बात कर ली। लगभग 5-4 स्पेशली भारतीय अभियानों के बारे में बात कर ली और स्पेशली 8 से 9 अभियान जो राजपूताना को जीतने के लिए छेड़े थे अकबर की सेना ने, उसके बारे में सविस्तार चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं। अकबर के और अन्य कौन कौन से सैन्य अभियान हमें देखने को मिलते हैं, इनके बारे में खुलकर चर्चा कर लेते हैं। तो चौथा जो अभियान है वह राजपूताना अभियान संपूर्ण डिटेल सहित हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अकबर का 5वां जो अभियान है वह कहां पर देखने को मिलता है? अकबर के अभियानों की बात करें साथियों तो अकबर का जो 5वां अभियान हमें देखने को मिलता है वो गुजरात अभियान के रूप में जाना जाता है। गुजरात अभियान। अकबर की सेना का जो गुजरात अभियान बताया जाता है साथियों, यह अभियान बताया जाता है 1571 ईस्वी के अंदर। 1571 ईस्वी के अंदर अकबर की सेना का गुजरात अभियान
छेड़ा था। नंबर 6, छठा जो अभियान देखने को मिलता है स्पेशली अकबर की सेना का, वह बंगाल व बिहार का अभियान देखने को मिलता है। बंगाल व बिहार, बंगाल और बिहार सेनाओं क्षेत्रों को जीतने के लिए अकबर की सेना ने यह सशस्त्र विद्रोह किया था। इससे सवाल एक बार निकल कर सामने आया कि बंगाल और बिहार की सशस्त्र सेना अभियान के अंदर अकबर की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था, तो नाम आता है मुनीम खां। क्या नाम आता है साथियों? मुनीम खां के नाम से इसे बताया जाता है। नंबर 7, सातवां जो अभियान देखने को मिलता है अकबर की सेना का, उस अभियान को काबुल का अभियान कहा जाता है। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें पढ़ने को मिलती नहीं है। वैसे काबुल अभियान से संबंधित समय पूछा जा सकता है तो 1581 ईस्वी का समय हमें बताया जाता है। नंबर 8, आठवां जो अभियान देखने को मिलता है अकबर की सेना का, उस अभियान को बताया जाता है कश्मीर अभियान। कश्मीर का अभियान, कश्मीर का अभियान देखने को मिलता है 8वें के रूप में। 8वां अभियान 1588 ईस्वी का बताया जाता है, 1588 ईस्वी से संबंधित। नंबर 9, नौवां जो अभियान देखने को मिलता है वो मिलता है आपके सिंध क्षेत्र का। सिंध क्षेत्र अर्थात सिंध क्षेत्र जो है इसे विजय करने के लिए अकबर की सेना ने यह अभियान छेड़ा था। समय 1591 ईस्वी बताया जाता है, 1591 ईस्वी बताया जाता है। चूंकि साथियों जरूर याद रखना कि अकबर का अंतिम सैन्य अभियान जो है ये दक्षिण भारत का अभियान बताया जाता है, जिसमें खानदेश है, अहमदनगर है, इसके साथ में अशीरगढ़ जो है यह बताया जाता है, जो 1601 बताया जाता है। कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि अंतिम जो अभियान सैन्य अभियान था उसके तहत ही अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र का दीदार किया था। और कई सारे इतिहासकार बताते हैं गुजरात विजय के दौरान यह समुद्र का अभियान किया था। तो 9वां अभियान हमने पढ़ लिया। 10वां जो अभियान देखने को मिलता है अकबर की सशस्त्र सेना का, वह उड़ीसा का अभियान है। किसका? उड़ीसा अभियान। अब उड़ीसा का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है इसे कलिंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और राजधानी देखने को मिलती है आपके तौशली। तो उड़ीसा अभियान हो गया नंबर 11। 11वां जो अभियान देखने को मिलता है अकबर की सशस्त्र सेना का, वह है आपके बलूचिस्तान का अभियान। बलूचिस्तान अभियान, बलूचिस्तान का अभियान भी अकबर की सेना के द्वारा किया गया। यह 1595 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1595 ईस्वी के अंदर बलूचिस्तान का अभियान किया गया था। नंबर 12वां जो अभियान देखने को मिलता साथियों अकबर की सेना का, उसे कंधार का अभियान कहा जाता है। कौन सा अभियान? कंधार का अभियान कब छेड़ा गया था अकबर की सेना के द्वारा? तो 1595 ईस्वी। 1595 ईस्वी के अंदर ये अभियान छेड़ा गया। अब नोट बनाकर हम अंतिम अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। 13वां स्पेशली अभियान जो है यह दक्षिणी भारत का अभियान, दक्षिणी भारत का अभियान स्पेशली हमें देखने को मिलता है। और दक्षिणी भारत का जो अभियान है साथियों, ये अकबर की सेना ने 1601 ईस्वी के अंदर किन किन क्षेत्रों को जीतने के लिए ये अभियान छेड़ा गया? तो क्षेत्रों के अंदर एक नंबर नाम आता है खानदेश, दूसरा जो नाम आता है उसे अहमदनगर के नाम से जाना जाता है, और अहमदनगर के अलावा तीसरा जो क्षेत्र जीता गया है उसे अशीरगढ़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अशीरगढ़। इसे अशीरगढ़ के नाम से जाना जाता है चूंकि दक्षिण का ये अंतिम अभियान अकबर का अंतिम सैन्य अभियान बना था। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान के रूप में भी यह जाना जाता है। और इसी के तहत इतिहासकार बताते हैं कि अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र का दीदार किया था। तो साथियों हमने सविस्तार अकबर के सैन्य अभियानों के बारे में बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं प्रसिद्ध बैटल युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। बहुत सारे सवाल निकल कर सामने आते हैं। ये युद्ध कब लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था, कौन सी
प्रणाली अपनाए गए थे युद्ध के तहत, मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, राजपूत सेना का जो महाराणा प्रताप की सेना जो है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, इस युद्ध का निर्णय किसके द्वारा, और इस युद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में भी हम सविस्तार चर्चा करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी युद्ध जो है इससे बहुत सारे तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य निकलकर सामने आते हैं। वैसे स्पेशली राजपूताना या द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जब पढ़ते हैं तो इसमें महाराणा प्रताप की जो डिटेल है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की डिटेल अलग से हमें पढ़ने को मिलती है। साथियों अब हम बात कर लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह जो युद्ध है साथियों, यह 18 जून 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। 1576 ईस्वी के द्वारा लड़ाया गया था। लेकिन इस युद्ध से पहले अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, संधि वार्ता के लिए समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। कितने शिष्टमंडल? 4 शिष्टमंडल। 4 शिष्टमंडलों की बात करें साथियों तो इन शिष्टमंडलों के अंदर सर्वप्रथम नाम आता है आपके जलाल खां का। किसका? जलाल खां। पहला नाम जलाल खां। दूसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है, जो शिष्टमंडल अभियान के तहत महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया था, उसका नाम मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह। और तीसरा जो शिष्टमंडल भेजा गया था अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, संधि वार्ता के लिए, वो नाम बताया जाता है राजा भगवंत दास। राजा भगवंत दास का नाम हमें देखने को मिलता है। और अंतिम बार जो समझाने के लिए भेजा गया था उसे टोडरमल के नाम से जाना जाता। अब इनसे संबंधित आपको कई बार समय भी पूछा जा सकता है कि प्रथम शिष्टमंडल अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए यह कब भेजा गया था, तो प्रथम शिष्टमंडल 1572 ईस्वी के अंदर भेजा गया था। द्वितीय शिष्टमंडल जो है यह जो भेजा गया था ये 1573 ईस्वी के अंदर, 1573 ईस्वी। तृतीय जो शिष्टमंडल है ये भी 1573 ईस्वी के अंदर। और अंतिम शिष्टमंडल जो टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया था यह भी 1573 ईस्वी के अंदर भेजा गया। और ये चारों जो शिष्टमंडल हैं यह असफल घोषित हुए थे। क्या हुए थे? असफल घोषित हुए थे, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है ये मुगलों की अधीनता किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं करने वाला है। तो बात कर रहे हैं हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। तो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह किस मैदान के ऊपर लड़ा गया था, इसके बारे में भी जानकारी पूछी जा सकती है। तो मैदान जो बताया जाता है यह खमनोर। कहाँ बताया जाता है भाई? खमनोर बताया जाता है। खमनोर जो है यह तहसील का नाम देखने को मिलता है, तहसील खमनोर बताई जाती है। साथ में अगर जिला पूछ लिया जाए साथियों तो जिले का नाम राजसमंद के रूप में देखने को मिलता है। जिला राजसमंद, तहसील खमनोर। और खमनोर का जो मैदान है इसी के अंदर किस नदी के किनारे, तो नाम आता है बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था, बनास नदी के किनारे। और यहाँ पर एक तलाई का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है रक्त तलाई। रक्त तलाई जो है इसके मार्ग की बात करें साथियों तो कांटेदार युक्त मार्ग, रक्त तलाई का जो मार्ग देखने को मिलता है साथियों, कांटेदार बहुत ही दुर्गम मार्ग बताया जाता है। और यह जो युद्ध है
दूध तलाई, अगर रक्त तलाई की बात करें साथियों तो यह राजसमंद के अंदर, दूध तलाई की बात करें साथियों तो ये उदयपुर के अंदर देखने को मिलता। मैदान के बारे में बात कर ली, जिला कौन सा बताया जाता, तहसील कौन सी बताई जाती है, और किस नदी के किनारे हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, इसके बारे में बात कर ली है हमने। अब हम बात कर लेते हैं हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसके अन्य नाम क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो अन्य नाम के अंदर सबसे पहले नाम आता है मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली जो है यह इस युद्ध को नाम देने वाला जो बताया जाता है इतिहासकार, इसे कर्नल जेम्स टोड के नाम से जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड। अब थर्मोपली जो है ये कहाँ पर पड़ती है, तो थर्मोपली के बारे में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो थर्मोपली जो है जगह बताई जाती है यूनान के अंदर। कहाँ बताई जाती है, यूनान के अंदर। और ये नाम किसने दिया है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया। कर्नल जेम्स टोड जिसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक द एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, इसके अंदर इसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। कर्नल जेम्स टोड जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वेक्षण के तौर पर ये काबिज हुआ था और इसे किलों के बारे में, राजपूताना के वंशावलियों के बारे में जानकारी करने का कार्य सौंपा गया। और ये घोड़ा लेकर निकलता था अपने काम के ऊपर, काम की देखरेख निरीक्षण करने के लिए, इसके कारण इसे घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो मेवाड़ की थर्मोपली पहला नाम देखने को मिलता है हल्दी घाटी युद्ध का। दूसरा जो नाम देखने को मिलता है साथियों, इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध, इसे गोगुंदा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता, जरूर याद रखना। और यह युद्ध बताने वाला है आपके बंदायूनी, बंदायूनी इतिहासकार हुआ था, इसके द्वारा बताया गया इसे गोगुंदा का युद्ध। और अंतिम जो इस युद्ध का नाम हमें देखने को मिलता है, इसे खमनोर का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। खमनोर का जो युद्ध है, यह युद्ध का नाम बताने वाला जो प्रमुख इतिहासकार है उसका नाम अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल जो अकबर के 9 रत्नों में से एक बताया जाता है, इसने हल्दी घाटी के युद्ध को नाम दिया है खमनोर का युद्ध। साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी युद्ध जो है, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो बताया जाता है, जिसने इस युद्ध का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया था, उसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो बताया जाता है साथियों, उसे बंदायूनी के नाम से जाना जाता है। अब बंदायूनी जो है इसके ग्रंथ का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्रंथ का नाम मुंतख्वाब उल तारिक, तवारिक भी लिख सकते हो, मुंतख्वाब उल तारिक, इस ग्रंथ के अंदर बंदायूनी जो है इसने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल जो है यह प्रस्तुत किया था। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि एक तरफ बताई जाती है आपके मुगल सेना और दूसरी तरफ जो बताई जाती हैं यह महाराणा प्रताप की सेना बताई जाती है, महाराणा प्रताप। तो दोनों सेनाओं के अंदर सैनिकों का अनुपात क्या देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी, इसके अंदर मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, कितने सैनिक बताए जाते हैं, युद्ध की रणनीति कहां पर तैयार की गई थी, चंदावल हरावल के रूप में जो सेना अध्यक्ष काबिल हुए थे, इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। मुगल सेना के द्वारा कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई गई थी, राजपूत सैनिकों के द्वारा जो युद्ध पद्धति अपनाई गई थी उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं मुगल सेना की। तो मुगल सेना ने इस युद्ध में जाने से पहले युद्ध की जो रणनीति तैयार की है वो अजमेर की मैगजीन दुर्ग के अंदर इसे निर्णित किया गया था। यहां बैठकर मुगलों ने इस दुर्ग के अंदर हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित रणनीति तैयार की गई थी। अगर बात करें महाराणा प्रताप की सेना के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध में जाने से पहले जो रणनीति तैयार की गई थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर की गई थी। क से कुंभलगढ़, क से कटारगढ़। कटारगढ़ जो है ये कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा महल बताया जाता है और इसी के अंदर एक बादल महल बताया जाता है जिसे जूनी कचेरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म बताया जाता है। महाराणा प्रताप से जन्म या इसकी जीवनी जो है हम राजपूताना इतिहास के समय बड़े रोचक तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं
मुगलों की तरफ से इस युद्ध के अंदर प्रमुख रूप से जो सेनापति के तौर पर देखने को मिलता है, इसे मिर्जा राजा मानसिंह के नाम से जाना जाता है। मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जो मानसिंह जो हैं, यह मुगल सेना के अंदर एक उच्च पद पर काबिज सेना नायक बताया जाता है, जिसे मुगलों के द्वारा 7000 मनसबदार दिया जाता है और अकबर के द्वारा इसे अपने पुत्र के तौर पर भी देखा जाता है। मिर्जा राजा मानसिंह जो हैं, इस सेना के अंदर प्रमुख रूप से सेनापति के तौर पर काबिज हुआ था और मुगल सेना की जो हरावल पद्धति है, हरावल पद्धति सेना, हरावल सैन्य पद्धति जो है, इसके ऊपर कार्यरत जो बताया जाता है वो मानसिंह को बताया जाता है। साथियों, स्वाभाविक सी बात है, ये सेना है, सेना जो है, सेना की अग्रिम पंक्ति जो होती है उसे हरावल कहते हैं, अंतिम पंक्ति जो होती है उसे चंदावल कहा जाता है और बीचों बीच जो होता है इसे डोलान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डोलान के नाम से जाना जाता है। तो आगे बात कर लेते हैं कि मुगल सेना के अंदर प्रमुख रूप से सेनापति मिर्जा राजा मानसिंह, जिसे जो हरावल सैन्य पद्धति के द्वारा अपना नेतृत्व कर रहा था, तो बात कर लेते हैं चंदावल के तौर पर इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो चंदावल के तौर पर इस सेना का जो नेतृत्व करता है इसे आसफ खां के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आसफ खां के नाम से जाना जाता। बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप के पक्ष की। तो महाराणा प्रताप जो है, इस सेना के अंदर हरावल पंक्ति, अब हरावल पंक्ति के अंदर जो प्रमुख सेनाध्यक्ष देखने को मिलता है वह किस रूप में जाना जाता महाराणा प्रताप की सेना की ओर थे। तो हरावल पंक्ति के अंदर हकीम खां शूर, क्या नाम? हकीम का शूर बताया जाता है, जो हरावल पंक्ति के अंदर रहकर सेना का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। बात करते हैं डोलान की। डोलान अभी हमने समझा था, कई बार सवाल भी पूछा गया। तो डोलान के अंदर महाराणा प्रताप स्वयं बीचों बीच रहकर इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। और बात करें चंदावल पंक्ति, चंदावल जो पंक्ति है साथियों, इस पंक्ति के अंदर पुंजाजी भील जो है अपना नेतृत्व इस सेना के अंदर कर रहे थे। अब हम बात करते हैं साथियों कि इस मुगल सेना की तरफ से इस युद्ध के अंदर अकबर का हाथी जो देखने को मिलता है, हाथी का नाम जो है यह कई बार पूछा जाता है साथियों। तो अकबर के हाथी का नाम देखने को मिलता है मर्दाना। और अगर महाराणा प्रताप के हाथी का जिक्र किया जाए साथियों, तो महाराणा प्रताप के हाथी का जो नाम देखने को मिलता है साथियों, हाथी जो बताया जाता है इसका नाम राम प्रसाद। और एक और हाथी देखने को मिलता है जिसे लूना के नाम से जाना जाता है। बात अगर घोड़े की करें साथियों, महाराणा प्रताप का घोड़ा जो बताया जाता है इसका नाम चेतक के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस युद्ध के उपरांत जो है, हालांकि युद्ध अनिर्णित बताया जाता है, लेकिन इस युद्ध के तहत राम प्रसाद जो है इसे मुगल सेना के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। इसे दिल्ली ले जाया जाता है, जहाँ पर राम प्रसाद के द्वारा अपनी स्वाभिभक्ति का बहुत ही पुख्ता परिचय दिया गया था। मुगल सेना के दिल्ली में रहते हुए राम प्रसाद ने 15 दिन तक अन्न और चारा पानी जो भी हैं वो खाने से परहेज कर लिया और 15वें दिन अपने प्राण त्याग दिए। उसका नाम राम प्रसाद। अब राम प्रसाद जो मुगलों के हाथ लग गया था, तो अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? पीर प्रसाद इस हाथी का नाम रख दिया। तो अकबर और महाराणा प्रताप के हाथियों के बारे में भी जिक्र हमने पढ़ लिया है। तो बात कर लेते हैं मुगल सेना की। किसकी? मुगल सेना की बात करें साथियों, तो मुगल सेना जो बताई जाती है 3,80,000। कितनी? 3,80,000 मुगल सेना बताई जाती हैं। और अगर बात करें महाराणा प्रताप की सेना की, तो महाराणा प्रताप की जो सेना है यह बताई जाती है मात्र 80,000 सेना। कितनी? 80,000 सेना बताई जाती हैं महाराणा
प्रताप की। और मुगल सेना जो महाराणा प्रताप की बताई जाती है, ये किस युद्ध पद्धति के द्वारा लड़ाई करती है? हल्दी घाटी की युद्ध के अंदर। तो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की जो सेना है इसके द्वारा गुरिल्ला पद्धति, कौन सी? गुरिल्ला, या फिर इसे छापा मार के नाम से भी जाना जाता है। अब मेवाड़ अंचल जो है हल्दी घाटी का विहंगम जो दृश्य है, इसमें उबड़ खाबड़, ऊंची नीची खाइयां, झाड़ियां कांटेदार और ऐसा लोकेशन कि मुगलों के कई दिनों तक तो ये समझ में भी नहीं आया था, और समझ में जब तक आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि ऐसी स्थिति के अंदर जो महाराणा प्रताप के सेना नायक या सैनिक जो बताए जाते हैं इस भौगोलिक परिवेश से बहुत अच्छी तरह से रूबरू थे। अब इस भौगोलिक परिवेश का पूर्ण रूप से फायदा उठाकर छिपकर जो वार किया जाता है उसे गुरिल्ला पद्धति, छापामार पद्धति के नाम से जाना जाता, क्योंकि ये जो क्षेत्र बताया जाता है हल्दी घाटी का बहुत ही विहंगम भौगोलिक परिवेश वाला बताया जाता है। तो पद्धति, इनकी युद्ध पद्धति जो है ये गुरिल्ला या छापामार पद्धति के नाम से जाना जाता। हालांकि इस युद्ध रणनीति के तहत अर्थात कुंभलगढ़ के अंदर जो रणनीति बनाई गई है महाराणा प्रताप के द्वारा वह मैदान रणनीति बताई जाती है। मैदान युद्ध कैसे लड़ा जाता है उसके बारे में ये बात की गई थी। और मुगल सेना के द्वारा अजमेर के अंदर जो यह युद्ध रणनीति बनाई गई थी वह पहाड़ी युद्ध नीति के बारे में अपने सैनिकों को बड़े पैमाने पर बताया गया था। बात सेना की हम कर रहे थे, और सेना का अगर साथियों अनुपात देखा जाए, मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना का अगर अनुपात देखा जाए तो यह अनुपात हमें देखने को मिलता है 4:1, क्योंकि मुगल सेना बहुत ही बड़ी बताई जाती है। तो 4:1 मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना का अनुपात हमें देखने को मिलता है। और इस युद्ध के तहत मुगल सेना का प्रथम शिविर कहाँ पर लगाया गया था? मुगल सेना का जो प्रथम शिविर है यह कहाँ पर लगाया गया था, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो जगह का नाम बताया जाता है मांडल। मुगल सेना का प्रथम जो युद्ध शिविर लगाया गया था वह मांडल गांव के अंदर लगाया गया था। और यहाँ पर ये जो मांडल गांव है इसके अंदर 21 दिनों तक पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण चलता रहा। कितने दिनों तक? 21 दिनों तक पहाड़ी युद्ध प्रणाली प्रशिक्षण, पहाड़ी युद्ध प्रणाली प्रशिक्षण का 21 दिनों तक इस शिविर के अंदर प्रयास चलता रहा है। और अंतिम शिविर की बात करें साथियों, अंतिम शिविर की बात करें साथियों तो अंतिम शिविर मोलेला गांव, कौन सा गांव बताया जाता है? मोलेला गांव में लगाया गया था मुगलों के द्वारा अंतिम जो ये। और मोलेला गांव पड़ता है साथियों राजसमंद के अंदर। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। और बात करें साथियों अगर महाराणा प्रताप की जो सेना है इसका अंतिम शिविर, महाराणा प्रताप की सेना का अंतिम शिविर की बात करें साथियों तो गांव का नाम बताया जाता है लोशिंग गांव। क्या नाम? लोशिंग गांव बताया जाता है। लोशिंग गांव जो है यह राजसमंद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद जिले के अंदर लोशिंग गांव पड़ता है। और यहाँ पर जो युद्ध नीति के प्रशिक्षण किया गया था वो है आपके मैदानी युद्ध प्रशिक्षण, मैदानी युद्ध प्रशिक्षण का यहाँ पर लोशिंगा के अंतिम शिविर के अंदर महाराणा प्रताप की तरफ से यह अभ्यास किया गया था। और अगर बात करें महाराणा प्रताप जो हैं इस सेना के अंदर प्रमुख रूप से जो सेना बताई जाती है, सेना के अंदर भाग लेने वाले जो वीर पुरुष बताए जाते हैं इसमें राम सिंह पंवार बहुत ही उत्कृष्ट वीर योद्धा, राम रख पंवार के साथ में इस युद्ध के अंदर भाग लेने वाले कृष्णदास चूड़ावत भी एक नाम हमें देखने को मिलता है। कृष्णदास चूड़ावत के साथ में
जाला बीदा, और जाला बीदा के अलावा अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा ने भी इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। चूंकि महाराणा प्रताप की सेना के अंदर सबसे ज्यादा बताए जाते हैं भील, भीलों ने इस युद्ध के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बदायूंनी बताया जाता है, जिसने मुंतख्वाल ख्वाब उल त्वारिक के अंदर इस युद्ध का आंखों देखा जो हाल है इसका वर्णन किया है। साथियों, अगर बात करें इस युद्ध की तो इतिहासकारों के द्वारा यह जो युद्ध है अनिर्णायक युद्ध घोषित किया गया था। क्या किया गया था? अनिर्णायक युद्ध, अनिर्णायक इस युद्ध को घोषित किया गया था। हालांकि इस युद्ध के अंदर जब मुगल सेना जो है लड़खड़ाने लगी थी, इस लड़खड़ाती मुगल सेना का भरपूर फायदा उठाया महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के अनुसार। लेकिन जब महाराणा प्रताप की सेना कम पड़ने लगी थी तो महाराणा प्रताप जो है इस युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी अनेक पुरुषों के द्वारा, वीर पुरुषों के द्वारा, और महाराणा प्रताप जो है इसका छत्र जाला बीदा के द्वारा धारण किया जाता है। देखो, जाला बीदा, जाला अज्जा, जाला अज्जा ने राणा सांगा का छत्र धारण किया था और जाला बीदा ने महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया था। महाराणा प्रताप, चूंकि देखो साथियों ये कंडीशन ऐसी थी कि मुगल सेना जो है ये महाराणा प्रताप को नहीं जानती थी, क्योंकि इनका आमना सामना कभी हुआ नहीं है, तो मुगल सेना महाराणा प्रताप को जानती नहीं है। तो जानती नहीं तो पहचानेगी कैसे? इस युद्ध के अंदर जब महाराणा प्रताप इस युद्ध से अलग थलग हो गए हैं, और अलग थलग ये हो गए क्योंकि जब कंडीशन इनके ऑपोजिट चली गई है, तो उस समय चेतक जो घोड़ा बताया जाता है महाराणा प्रताप का, इस घोड़े के महाराणा प्रताप जो है इस युद्ध के अंदर मिर्जा राजा मान सिंह के हाथी के ऊपर, मर्दाना हाथी जो है इसकी जो होदी है इसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हाथी जो बताए जाते हैं साथियों, हाथियों की सूंड के ऊपर, हाथियों की रक्षा करने के लिए तेज तरार कवच लगाए जाते, चाकू लगाए जाते। जब महाराणा प्रताप के घोड़े के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया, भाले के द्वारा, तो मान सिंह जो है इस हाथी के होज के अंदर यहाँ पर नीचे छिप जाता है और ये बाला जाकर महावत खां को लगता है, महावत मारा जाता। लेकिन दुर्भाग्य से इस अटैक के अंदर जो चेतक बताया जाता है, चेतक के पांव के एक चाकू का कट लग जाता है, पांव आधा से ज्यादा कट जाता है, और ये चाकू जो लगे रहते हैं इनके ऊपर खतरनाक जहर भी लगाया जाता था। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अपने मालिक को बचाना है तो महाराणा प्रताप को लेकर घोड़ा यहाँ से निकल जाता है, और बलीचा, जो बलीचा का नाला है, बलीचा गांव के समीप है, इस नाले को फांद कर अपने मालिक को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देता है, और यहीं पर चेतक अंतिम सांस लेता है साथियों। और इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध बताया जाता है। चूंकि महाराणा प्रताप के बारे में जब डिटेल पढ़ी जाती है साथियों, तो महाराणा प्रताप जो हैं ये अपने शस्त्रों से लेस बताए जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध इनका भारी भरकम कवच बताया जाता है, भाला बताया जाता है, 2 मूठ की तलवार बताई जाती है। इनका मानना था कि अगर युद्ध क्षेत्र के अंदर कोई निहत्था शत्रु मेरे सामने आ जाएगा तो मैं एक तलवार उसे देकर उससे वीरतापूर्वक युद्ध लड़ूंगा, मैं किसी भी निहत्थे शत्रु के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। तो साथियों इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और महाराणा प्रताप की जो जीवनी है वो अलग से हम राजपुताना इतिहास के अंदर पढ़ने वाले हैं। साथियों इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध घोषित किया गया, किसके द्वारा? इतिहासकारों के द्वारा। और मुगलों के द्वारा जो मेवाड़ अंचल हैं या फिर मेवाड़ के राजपूतों को कभी भी संधि वार्ता या फिर इन्हें अधीनस्थ नहीं किया गया था। हालांकि 16 ईस्वी के अंदर, 15 से 16 ईस्वी के अंदर खुर्रम के द्वारा महाराणा प्रताप के पुत्र जो बताए जाते हैं अमर सिंह को संधि वार्ता के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन अमर सिंह ने संधि वार्ता के अंदर अपनी भी बहुत सारी शर्तें रखी थी, जिसके अंदर मुगल रानियों का राजपूत रानियों का मुगलों के साथ में विवाह नहीं होगा, कोई भी उत्तराधिकारी उनके दरबार के अंदर हाजिर नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे कंडीशन पेश किए जाते। तो साथियों हल्दी घाटी युद्ध का सविस्तार हमने विश्लेषण किया और वर्णन पढ़ा है।
तो साथियों, हमने प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, विहंगम जो दृश्य हैं या फिर इसकी ऐतिहासिक ख्याति है, इसके बारे में सविस्तार चर्चा कर ली है। साथ ही हम जाते जाते इस पार्ट्स के अंदर मुगल साम्राज्य के अकबर पार्ट 2 के अंदर हम महाराणा प्रताप के बारे में दो चार ख्यातिपूर्ण बातें आपके सामने सम्मुख काव्यांश के दौरान मैं रखना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जो हैं इनके बारे में कन्हैयालाल जी सेठिया ने पीतल और पातल की जो रचना की है, इसके न अपना जो प्रमुख रूप से जो काव्यांश प्रस्तुत किया है हरे घास की रोटी, मैं 2 से 4 पंक्तियां पुनः एक बार आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस मुगल साम्राज्य के शासक अकबर पार्ट 3 जो हैं, इसके अंदर अकबर के जो प्रमुख रूप से कार्य किए गए थे, अकबर के 9 रत्न बताए जाते हैं, अकबर के द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से जो निर्माण करवाए गए थे, इसके बारे में भी बात करेंगे। अकबर की मृत्यु के बारे में भी बात करवाएंगे और स्पष्ट रूप से 9 रत्नों के बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो प्रस्तुत हैं कन्हैयालाल जी सेठिया की जो विहंगम रोचक जो काव्यांश के 2 से 4 जो पंक्तियां हैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में ये काव्यांश प्रस्तुत करते हुए मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूं, जिन्होंने मुगलों से अधीनता न स्वीकार करते अपने संपूर्ण परिवार को दुख के जमेले में डाल दिया था। घास फूस की रोटी खाई, महलों को छोड़कर महलों को छोड़कर जो है घास फूस की शैया के ऊपर सोए और चांदी सोने आदि के पात्रों के अंदर जो खाना खाने वाले हैं वो पत्तों के ऊपर खाना खाने लगे। तो कन्हैयालाल जी सेठिया वर्णन करते हैं कि अरे घास की रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घास की रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीक पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो, दुख जाग्यो। महाराणा प्रताप लिखते हैं कि मैं लड़ियो गण्यो हूँ शयो गणो, मैं रियाण बचावण ने, मैं पाछी नहीं राखी रण में, बेरारो खून बहावण ने, बेरारो खून बहावण में, जद याद करूँ हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेत तकड़ो, सोई सी हुक जगा जावे, सोई सी हुक जगा जाए। साथियों धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।